तालिबान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर भारत की विजिट पर हैं। तालिबान और इंडिया का जो भी रिलेशन है उसके बारे में हमने हमारे यूट्यूब चैनल तथा टेलीग्राम चैनल पर चर्चा की। लेकिन जब अभी तालिबान के मिनिस्टर हमारे कंट्री के विजिट पर हैं तो एक कंट्रोवर्सी सामने आई है। उस कंट्रोवर्सी से आपको इंटरव्यू के लिए क्या सीखना है, मेंस के प्रिपरेशन के लिए क्या सीखना है, यूपीएससी और स्टेट लेवल एग्जामिनेशन के, वो जो है हम समझाते हैं। अब ये प्रॉब्लम क्या है, देखिए मुंबई में जो भी वहां का कॉन्सुलेट है अफगानिस्तान का, तो वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और उसमें जो है विमेन जर्नलिस्ट को नहीं बुलाया गया। तो इस चीज को कई लोगों ने कैसे देखा और उसकी आलोचना कैसे की, और भारत के ऑप्शंस उसके बारे में क्या हैं, डिप्लोमेटिक कन्वेंशन क्या है, वियना कन्वेंशन क्या कहती है डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बारे में, उसको थोड़ा सा हम जान लेते हैं। यह जो कंट्रोवर्सी है वो ऐसे जनरेट हुई क्योंकि एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर ने वहां पर जो भी वहां की कॉन्सुलेट है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है उन्होंने अपने ही हिसाब से बुलाया था, लेकिन विमेन जर्नलिस्ट उसमें हिस्सा नहीं थी। ये कंट्रोवर्सी और जो है इसको बल इसलिए मिलता है क्योंकि तालिबान जिस हिसाब से सरकार चला रहा है अफगानिस्तान में, तो वहां पर विमेन को लेकर के पहले से ही उसको आलोचना का सामना करना पड़ता है। उसकी जो विचारधारा है और वो विचारधारा के तहत जो सरकार चलाई जा रही है, विमेन को अफगानिस्तान में उतनी फ्रीडम नहीं है। चाहे वो कपड़े पहनने की आजादी, घूमने की आजादी, वर्क प्लेस पर जो है काम करने की आजादी, या कितने चिल्ड्रन अपने जन्म में जो है वो कैरी कर सकती हैं, उन चीज से रिलेटेड उनको जो फ्रीडम मिलनी चाहिए अन्य सोसाइटीज के मुकाबले वो काफी निचले स्तर पर है। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार या फिर कई बार शोषण की भी खबरें जो हैं वहां से सामने आती हैं। हालांकि तालिबान ने पिछले सरकार और अब जब वो 2021 से जो है सरकार में है, कई सारे पॉजिटिव प्रयत्न किए हैं, लेकिन इस घटना को जो है तालिबान के उस माइंडसेट के साथ में भी देखा जा रहा है। तो ये जब विमेन जर्नलिस्ट को वहां पर नहीं बुलाया गया तो उसकी आलोचना हुई और भारतीय सरकार को भी जो है ये आलोचना झेलनी पड़ी। तो ये समझना होगा, इंटरव्यू पूछा जाए भारतीय सरकार इस सिचुएशन में क्या कर सकती है, तो आप ये बताएं कि सर जो भी कॉन्सुलेट होते हैं या जो भी एम्बेसीज होती हैं विभिन्न देशों की दूसरे देशों में, तो वो जो एम्बेसीज या जो कॉन्सुलेट होती हैं वो जो कंट्री जिसकी वो एम्बेसी है उसके लॉज के द्वारा गवर्न होती है, न कि जिस कंट्री में वो एम्बेसी स्थित है। ऐसा समझिए जैसे अफगानिस्तान की एम्बेसी अगर भारत में है तो उसका जो कैंपस है उसमें रहने वाले लोगों, उसमें जो डिप्लोमेट्स हैं, वहां पर जो कानून लागू होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होते हैं, वह भारत के नहीं, जबकि वो कंट्री जो कि वहां की एम्बेसी है अफगानिस्तान की, उसके कानून लागू होते हैं। तो डेफिनेटली सी बात है कि उसकी ये सुरक्षा जो है वो किसी होस्ट कंट्री के हाथ में नहीं है, यानी इस सिचुएशन में भारत के हाथ में नहीं है कि अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं तो किसको बुलाएं किसको न बुलाएं। अब ये बात थोड़ा सा जो विचार करने वाले योग्य है वो ये है कि ऐसी सुविधाएं क्यों दी जाती हैं, यानी ये जो डिप्लोमेटिक जो इम्यूनिटीज हैं, इसको हम इम्यूनिटीज का ही नाम देंगे, तो ये डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज आखिर में दी क्यों जाती हैं? तो जब तक आपके देश के राजनयिक दूसरे देश में जाएंगे और अगर वो फ्री माइंड से, फेयर तरीके से, बिना कानूनों और रूल्स एंड रेगुलेशन की चिंता किए बिना अपना काम करेंगे, तभी तो जाकर के जो हैं वो स्वच्छ रूप से या स्वतंत्र रूप से काम कर पाएंगे। अदरवाइज आए दिन जो है, चूंकि आपके कानूनों की जो पहुंच है, पकड़ है, समझ है, वो उस लोकल स्टाफ को नहीं हो सकती, या आप अगर रोजाना इस तरीके से प्रताड़ित करेंगे तो फिर काम कैसे होगा? तो राजनीतिक संबंधों में और राजनयिक संबंधों में इस प्रकार की स्वतंत्रता जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, और इसी के लिए वियना जो कन्वेंशन है डिप्लोमेटिक अफेयर्स की, वो बात करती है या इस तरीके के प्रोविजन रखती है, यानी किसी भी प्रकार के क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है उन लोगों पर या जो सरकार को उस दूसरे देश की सरकार को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस कंट्री पर, उन पर ये प्रकार के प्रोविजन नहीं लगाए जा सकते। तो यानी भारत भी इस सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वियना कन्वेंशन का जो डिप्लोमेटिक जो इम्यूनिटी है वो इन लोगों को वहां पर मिली हुई होती है।
लेकिन जब भारत ने जो है ये बात फैली और भारतीय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा जो स्टेटमेंट आया कि हमारा जो है इसमें कोई रोल नहीं था, विमेन जर्नलिस्ट को वहां पर नहीं बुलाया गया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि वो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, वो उन्हीं लोगों के द्वारा बुलाई गई थी। और डिप्लोमेटिक जो कन्वेंशन है या जो डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन दी जाती है वियना कन्वेंशन के द्वारा, उससे जो है कंट्रीज को वो भी फॉलो करना जरूरी होता है। हालांकि इस चीज को बाद में फिर सुधारा गया और नेक्स्ट में जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई तो वहां पर विमेन जर्नलिस्ट को जो है वो बुलाया गया। विमेन जर्नलिस्ट को या किसी भी अन्य जर्नलिस्ट को वहां पर जेंडर के किसी भी, उनको अगर नहीं बुलाना एक तरह से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की श्रेणी में भी आता है। तो यह एक डिप्लोमेटिक विवाद के तौर पर तथा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के तौर पर जो है इस समय भारत में एक तरह से कंट्रोवर्सी जनरेट कर रहा है। तो आपको अगर सवाल पूछा जाता है कि इसके क्या क्या विभिन्न पहलू हैं, क्यों जो है ये कंट्रोवर्सी जनरेट हुई, इसका जो है भारत कैसे निदान कर सकता था, क्या भारत के पास कोई ऑप्शन थे, या जो डिप्लोमेटिक कन्वेंशन है जिसको हम वियना कन्वेंशन कहते हैं उसके तहत किस किस प्रकार की सुविधाएं जो हैं या प्रोटेक्शन सुरक्षाएं जो हैं वो मिलती हैं। थोड़ा सा आपको यह भी जानना है कि जब भारत ने इस बात के बारे में बात करी तो देखिए भारत ने बड़ा ही एक कंट्रोल्ड स्टेटमेंट दिया और यह कहा कि हम उन एम्बेसीज में जो भी चीजें हो रही हैं उसके लिए उत्तरदायी हम नहीं हैं। हमारा काम जो है वो इन एम्बेसीज या कॉन्सुलेट को उतनी प्रकार की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है जितनी वियना कन्वेंशन में दी गई है। और उससे तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन ने या फिर अफगानिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है वो सीख ली तथा अपनी गलती को सुधारा। और ये होता है आप मेच्योर वे में, यानी बहुत ही संभले हुए मैनर में जो है, मैच्योर मैनर में आप उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई तो करते हो लेकिन उसके सॉल्यूशन की तरफ भी बढ़ते हो। भारत के द्वारा दिया गया किसी भी प्रकार का प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट या किसी भी प्रकार की मतलब आलोचना जिसका कोई तथ्य ना हो, उस प्रकार की आलोचना हो सकती थी इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशंस को रप्चर कर दे। और आपको पता है तालिबान जब से 2021 में सत्ता में आया है वो तब से लेकर के भारत और तालिबान के बीच में जो संबंध हैं उनको बढ़ावा देने के बारे में विचार कर रहा है या कोशिश कर रहा है। जैसा मैंने आपको पूर्व के लेक्चर्स में भी बताया है कि भारत और अफगानिस्तान के जो बीच में रिलेशंस हैं वह न केवल जो हैं पीपल सेंट्रिक हैं बल्कि इकोनॉमिक और ह्यूमन डेवलपमेंट को भी बहुत ज्यादा कैटर करते हैं। पीपल सेंट्रिक का मतलब यह है चाहे वो हेल्थ हो चाहे एजुकेशन हो, इनके लिए जो भारत ने वहां पर प्रोजेक्ट्स चलाए हैं, मेडिकल की सप्लाईज वहां पर की हैं, दवाइयों की सप्लाई की हैं, अर्थक्वेक जब आया उस समय मानवीय सहायता जब की है और नए नए प्रोजेक्ट वहां की पार्लियामेंट की बिल्डिंग, ये सब उस पर करीबन भारत ने $3 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट किया है उसको जो है अफगानिस्तान भी जानता है। और अफगानिस्तान में चाहे कोई सा भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, तालिबान का हो चाहे वो कोई अन्य, यह भी जो है उनकी नजर में है। $3 बिलियन की सहायता, उसकी सहायता से हुए प्रोजेक्ट्स और उसमें भी किसी भी प्रकार की टर्म्स एंड कंडीशंस का नहीं रखना, यह जो है भारत को अन्य कंट्रीज से अफगानिस्तान में अलग करता है। अन्य कंट्रीज ने अफगानिस्तान में आए, वहां पर आक्रमण किया, वहां की सरकार को दूर भगाया, अपने जो भी इंटरेस्ट थे उनको करने के बारे में विचार किया और फिर जो है छोड़ करके इसी हालत में चले गए। भारत की अप्रोच इसमें अलग है, जिसमें भारत जो भी पैसा लगाता है वहां के लोगों के लिए वो कैसे बेनिफिट ला सकते हैं, वहां के लोगों के लिए उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को कैसे एंश्योर करते हैं, इसके बारे में विचार या इसके बारे में सोचता है। जब ये डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स वहां पर लाए गए उसका सीधा सीधा असर जो है वहां पर बेटर रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर में, हाइड्रो के पावर प्रोजेक्ट में जहां पर लोगों को बेटर इलेक्ट्रिसिटी मिल सके, उनके डिफेंस के जो इक्विपमेंट हैं या उनके जो डिफेंस के जो लोग हैं उनको बेटर ट्रेन करने में, उन लोगों को बेटर एजुकेशन मिल सके, उनकी हेल्थ जो है अच्छी मिल सके, चीपर मेडिसिन जो हैं वहां पर सप्लाई करके इस तरीके से अपना रोल प्ले किया है। और जब तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर इस समय भारत में हैं तो अपने साथ में वो जो है बिजनेस का भी डेलीगेशन लाए हैं
और ये बिजनेस डेलीगेशन तथा भारत में उन्होंने मुंबई का जो कॉन्सुलेट है जहां पर हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट से भी मुलाकात की कि आइए और अफगानिस्तान में निवेश कीजिए, जिससे अफगानिस्तान में भी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो और वहां पर भी इकोनॉमिक पोटेंशियल जनरेट हो, लेकिन भारत को भी अपने उद्योगों को वैश्विक ले जाने पर मदद मिले। और ये काम जब करते हैं तो भारत का वो जो $3 बिलियन का जो प्रोजेक्ट पहले भारत ने आज तक कंप्लीट किए हैं उनको भी संबल मिलता है। तो भारत इस समय और तालिबान इस समय जो हैं इस प्रकार से अपने रिलेशंस को आगे बढ़ाने के बारे में बात कर रहे हैं। भारत ने अपना जो एक टेक्निकल मिशन इस समय काबुल में जो है उसको आगे जाकर के एम्बेसी के तौर पर जो है परिवर्तन करने के बारे में बात कही है, जो कि यह दर्शाएगा कि 2021 में जब तालिबान सत्ता में आया था अफगानिस्तान में, उसके बाद में भारत अपने राजनयिक संबंधों को वापस से तालिबान से उसी स्तर पर ले जा रहा है जब या जो स्तर जो है वहां पर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो सरकारें हुआ करती थी उस समय हुआ करते थे। हालांकि फिर भी आपको याद रखना है भारत ऑफिशियल तौर पर तालिबान को जो है रिकॉग्नाइज नहीं करता है, और ये दोनों प्रोसेस जो है थोड़ी सी भिन्न है। रशिया पूरी दुनिया में एक ऐसा कंट्री है जो कि तालिबान की सरकार को रिकॉग्नाइज करता है। तालिबान 2.0 यानी इस समय जो तालिबान सरकार चला रहा है तथा 1996 से 2001 तक उन्होंने जो सरकार चलाई उसमें भी कई प्रकार के परिवर्तन हैं, चाहे वो विमेन की सिक्योरिटी या सेफ्टी या फिर उनकी फ्रीडम से रिलेटेड हो, चाहे भारत में वो पहले एंटी इंडिया एक्टिविटीज को जो है या तो प्रमोट खुद करते थे, और उसमें 1999 का जो हमारा प्लेन जो हाईजैक होकर के कंधार गया था उसका जो है आज भी यादें ताजा हैं भारतीयों के माइंड में। तो उस समय पाकिस्तान भी जो यूटिलाइज करता था अफगानिस्तान की सॉइल को, लेकिन इस समय जो है अफगानिस्तान के तालिबान 2.0 के गवर्नमेंट में ये चीजें नहीं देखने को मिल रही हैं। तो एंटी इंडिया एक्टिविटीज तालिबान नहीं कर रहा है, और इवन भारत और पाकिस्तान के बीच में पहलगाम अटैक के बाद में जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई उसमें जो है उन्होंने पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ था उसका उन्होंने पुरजोर जो है विरोध किया था। तो भारत और तालिबान या भारत और अफगानिस्तान इस समय कैसे पास में आ रहे हैं, या दोनों ही देशों के द्वारा अपने रिलेशंस को दोनों देशों के पक्ष में कैसे काम किया जा सकता है उस तरीके से आगे जो बढ़ाया जा रहा है, ये मेजर टर्निंग पॉइंट है, या ये भी एक लेसन है या केस स्टडीज है इंटरनेशनल अफेयर्स की। तो वो लोग जो कि यूपीएससी या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरव्यू और मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं ये कहूंगा आप हमारी यूट्यूब और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप अवश्य जुड़ें, और इस प्रकार के जो भी हम लेक्चर्स लाते हैं ऑडियो वीडियो सीरीज से उसको आप फॉलो करें, टॉपिक को डेप्थ में समझें। अगर आपको एक वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।